नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल सिस्टम को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ी घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने बताया कि सरकार 3000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास पेश करने जा रही है, जो कि 15 अगस्त से लागू किया जाएगा। और ये पास खासतौर पर निजी गैर व्यावसायिक वाहनों जैसे कि कार, जीप और वैन के लिए होगा। ये पास 1 साल या 200 यात्राओं तक जो भी पहले पूरा हो मान्य रहेगा। इस सुविधा से यात्रियों को बार बार जो है टोल देने से कहीं ना कहीं राहत मिल सकेगी। और वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को लगभग 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात ट्रंप के G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। नहीं हो सकी थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को लगभग 30 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित मुलाकात के स्थान पर हुई, जो कि ट्रंप के अचानक अमेरिका वापसी के कारण नहीं हो सकी थी। विदेश सचिव ने कहा कि बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर हुई है और दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्वाड की अगली बैठक
और बिहार चुनाव की तैयारियों में बीजेपी सक्रिय। 20 जून को हो सकती है पीएम मोदी की रैली को लेकर पार्टी ने शुरू की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट गई है। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने की बिहार की राजनीति में कोशिश की जा रही। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली आयोजित की जा सकती है और ये रैली बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। रैली को लेकर प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के बीच लगातार मंथन भी चल रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए बीजेपी जनता की बीच अपनी बात और गठबंधन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश करेगी। और अगर रैली तय होती है तो राज्य की राजनीति में बड़ा एक अहम कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से ये कार्यक्रम हो सकता है, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकता है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बयान देते हुए कहा कि योग, बाजरा और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना हमारी सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने कहा कि अगर हम इन पर अमल करते हैं तो देश को स्वस्थ बना सकते हैं। मानसून के बाद हुए जलभराव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी प्रभावित क्षेत्रों पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर की कि इस बार मिंटो ब्रिज जैसी संवेदनशील इलाकों में जलभराव नहीं हुआ, जो व्यवस्था में सुधार का संकेत है। सीएम गुप्ता ने यह भी घोषणा की है कि डेंगू के खिलाफ व्यापक जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नगर निगम के सहयोग से विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि बीमारी को फैलने से पहले रोका जा सके। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। दिल्ली में अब अनेकों जगह इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मेरी विधानसभा में ऐसा एक हेल्दी किचन जिसमें कि मिलेट्स के द्वारा तैयार सारी रेसिपीज हैं, एक हेल्दी डाइट के रूप में, जो एक नई जनरेशन खाना चाहती है, चाहे वो पाव भाजी से लेकर बर्गर तक, सूप से लेकर के किसी भी प्रकार की डिश, साउथ इंडियन, एनीथिंग। मैंने खुद यहाँ पे आकर के भोजन किया हुआ है तो आई नो दैट कि मिलेट्स डोसा से लेकर के और मिलेट पाव भाजी तक कैसा अच्छा एक्सपीरियंस है। और देश को स्वस्थ रहने के लिए मिलेट्स के साथ जुड़ना, योग का अनुसरण करना और अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियों को फॉलो करना, ये सब हमारे लिए एक एसेट है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, गौरवशाली इतिहास है। और इन सब चीजों का अनुकरण यदि हम अपने जीवन में करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, तो आई थिंक कि पूरा का पूरा देश आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है और हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो योग दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही शानदार। और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने अहम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 10:45 तक 190 डीएनए नमूनों का मिलान किया जा चुका है। इनमें से 157 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। डीएनए मिलान में अभी तक 123 भारतीय, 7 पुर्तगाली, 27 यूके निवासी, 4 गैर यात्री और 1 कनाडाई व्यक्ति की पहचान की गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो अपने परिवार के साथ घर लौट चुका है। 10:45 के जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें 190 डीएनए मैचिंग हो चुका है और उसमें से 157 लोगों को अपने स्वजन का मृतदेह सौंपा गया है। जो 33 बचे उसमें 5 अभी यहाँ पर प्रोसेस में है। 15 लोग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई दूसरा स्वजन का डीएनए मैच होना बाकी है, इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। और बाकी के 10 लोग जो है वो अंडर प्रोसेस है, मीन्स कि उन्होंने अभी हमको नहीं बताया कि वो कब लेने आएंगे। इस सारे मुद्दे में बात करेंगे। जो यहाँ से गए हैं उसमें से आउट ऑफ इंडिया 2 लोगों को भेजा है और 11 लोगों को आउट ऑफ गुजरात बाय प्लेन भेजा है और 129 लोगों को बाय रोड।
और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जैकबाबाद के पास सदर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत बोलन पंप इलाके में रविवार को जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया और यह ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था, इतना तगड़ा था कि ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, लेकिन इससे क्षेत्र में अफरा तफरी जरूर मच गई और यात्री सहमे हुए हैं। बम धमाके के बाद ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दी गई। स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने जांच भी शुरू कर दी और पूरे इलाके को घेर लिया है। अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और लखनऊ से एक बड़ी सियासी जानकारी सामने आ रहा है, जहां बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने एक्सपर्ट सिपाही भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती को इस तरह प्रचारित किया जा रहा है जैसे ये कोई नई बात हो, जबकि ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है। मायावती ने सवाल उठाया कि इस भर्ती में क्या वाकई सर्व समाज को बराबरी का हक मिला है या आम लोगों की चिंता है। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि बीएसपी शासनकाल में एकमुश्त 1,20,000 सिपाही भर्ती किए गए थे, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिला था। बढ़ते आगे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा क्रांति दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में क्रांति की मशाल जलाई थी, जिसकी परिणति 1961 में गोवा की आजादी के रूप में हुई। सीएम सावंत ने कहा कि पिछले 11 सालों में राज्य में जो विकास हुआ है वो ऐतिहासिक है। आज गोवा विकास से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 100% साक्षरता, विद्युतीकरण, स्वच्छता और हर जरूरतमंद तक अंत्योदय की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गोवा क्रांति दिन है। हमेशा की तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो क्रांति की मशाल जो गोवा में जगाई 18 जून 1946 में, वो क्रांति की मशाल तब से लेकर 1961 तक गोवा के सभी फ्रीडम स्ट्रगल, सभी स्वतंत्र सेनानी उसमें पार्टिसिपेट हुए और लास्टली विद द मिलिट्री फोर्सेस और बाकी सभी स्वतंत्र सेनानी के कारण पोर्तुगीज को यहाँ से जाना पड़ा। 19 दिसंबर 1961 में गोवा लिबरेट हो चुका। 14 साल लेट लिबरेट होने के बाद भी गोवा की जो प्रगति है, आज मुझे पूरा चीफ मिनिस्टर होते हुए गर्व है। Continuously government had made the infrastructure development and human resource development. इस 10 साल में जो 11 साल की सरकार ने, मोदी जी की सरकार या डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है, वो विकास देखने लायक। और तमिलनाडु के मदुरई में डीएमके छात्र विंग ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि खिलाड़ी उत्खनन से जुड़ी वैज्ञानिक रूप से मान्य रिपोर्ट्स को भाजपा सरकार जानबूझकर जारी नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खिलाड़ी की खुदाई में तमिल सभ्यता की ऐतिहासिक समृद्धि के महत्वपूर्ण प्रमाण भी मिले, जिन्हें सार्वजनिक करना बेहद जरूरी है। छात्रों ने इस कथित देरी को ऐतिहासिक तथ्यों को दबाने की साजिश बताया और केंद्र सरकार से निष्कर्षों को तुरंत जारी करने की मांग की है। और असम के सिलचर में बड़ा हादसा हुआ है। कल रात को सिलचर कलाइन मार्ग पर भांगर पार के पास हरंग नदी पर बना पुल अचानक ढह गया। हादसे के समय पुल पर 2 भारी ट्रक गुजर रहे थे, जो पुल के साथ ही नीचे नदी में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, आपदा राहत और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। राहत और मरम्मत का काम तेजी से जारी है। गनीमत रही कि अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल उस रूट पर यातायात रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ से एक खबर सामने आ रही, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ हुई है। तो ये मुठभेड़ की जानकारी, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर ये मुठभेड़ जो है हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली, ढेर हथियार भी बरामद किए गए हैं। सीमा क्षेत्र में चल रहा सर्च ऑपरेशन, इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता, तलाशी अभियान भी
तेज। तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन पर थी और तभी ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। मौके से नक्सली हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। सुरक्षा बलों की सतर्कता और कार्रवाई से इलाके में दहशत जरूर है, लेकिन हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। महाराष्ट्र की आस्था और भक्ति का प्रतीक संत तुकाराम महाराज की 340वीं वार्षिक पालकी यात्रा आज पुणे जिले की देहू नगरी से भक्तिमय वातावरण में रवाना हुई। सुबह से देहू गांव में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और तुकोबा के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। देहू देवस्थान संस्थान ने इस ऐतिहासिक और पारंपरिक यात्रा की व्यापक तैयारियां की थी। पालकी के प्रस्थान से पहले मंदिर परिसर में कई धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम भी संपन्न हुए। यह यात्रा अब पंढरपुर की ओर अग्रसर है, जहां लाखों श्रद्धालु संत तुकाराम महाराज की भक्ति में लीन होकर इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। बोकारो से खबर सामने आ रही, जहां के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बालू से लदे एक हाइवा को पकड़ने और फिर उसे छोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोप है कि थाना प्रभारी मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और गाड़ी छोड़ने की बात की, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी के निर्देश पर चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पुलिस के द्वारा जब्त हाइवा को ले जाने से रोकने के लिए बालू सिंडिकेट के द्वारा साजिश रची गई थी और पुलिस ने बालू कारोबारी पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। जब्त हाइवा को खनन विभाग को सौंपा गया है, जो कि अब कागजातों की जांच कर रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि कागजातों की जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस वायरल वीडियो के संबंध में वरीय पदाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया। उनके निर्देशानुसार मेरे द्वारा घटनास्थल पर जांच किया गया है और जांच के क्रम में यही पता चला कि चूंकि एनजीटी द्वारा 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बालू के खनन परिवहन पर रोक लगाया गया, लेकिन पुपुनकी गांव में एक ट्रैक्टर मिला जिसे थाना प्रभारी द्वारा थाना लाने के क्रम में एक करबला के समीप गीली मिट्टी के कारण फंस गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर स्थानीय लोगों, जिसमें शंभू कुमार, सुनील गोप, नारायण गोप, महेंद्र कुमार गोप, इन लोगों द्वारा एक सुनिश्चित साहित्य के तहत इनके गाड़ी को रोका गया ताकि उस ट्रैक्टर को थाना नहीं लाया जा सके, अग्रिम कार्रवाई नहीं की जा सके। और जांच में पता चला कि इन सभी व्यक्तियों के पास ट्रैक्टर है और ये लोग अवैध बालू परिवहन में शामिल है, इसलिए इनके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इस वायरल वीडियो वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के मशहूर पहलवान लस्सी और चाचा की कचौड़ी समेत करीब 30 दुकानों को नगर प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया है और ये सभी दुकानें उस इलाके में थी जहां अब 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। प्रशासन के मुताबिक ये दुकानें अतिक्रमण के दायरे में आ रही थी, जिनके हटाने की पूर्व सूचना दी जा चुकी थी और देर रात तक चले इस अभियान को लेकर लोगों में हलचल मची रही। दुकानदारों का कहना है कि ये पहचानने वाली दुकानें थी जिसे वर्षों से चलाया जा रहा था, लेकिन अब जमीन समतल हो चुकी है। प्रशासन ने साफ किया कि विकास कार्यों में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। और सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। इसका मतलब है कि सफलता पाने के लिए किसी खास उम्र का होना जरूरी नहीं है। लोग किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं अगर वे कड़ी मेहनत करें और सही दिशा में प्रयास करें। सफलता का संबंध व्यक्ति की मेहनत, लगन और प्रतिभा से होता है, न कि उसकी उम्र से। कई लोग कम उम्र में ही असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने जीवन के बाद के पड़ाव में भी सफलता का स्वाद चाहते हैं। और ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश
पुलिस भर्ती परीक्षा में देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हापुड़ जिले के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लखनऊ में नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे और अब ये सभी अभ्यर्थी अपने अपने क्षेत्र में वापस लौटे। हापुड़ के अभ्यर्थियों ने न सिर्फ अपने संघर्ष की कहानी साझा की बल्कि मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। खास बात यह रही कि इस बार परिवारों में एक साथ पिता और पुत्र ने पुलिस बल में सफलता हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देकर नवचयनित पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया। इन नवचयनित पुलिसकर्मियों में से कई आज हापुड़ लौटे, जहां उनका स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया गया। इन अभ्यर्थियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। इस परीक्षा में सफल हुए यशपाल नगर ने अपनी सफलता को लेकर कहा कि मेरे लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दोनों का एक साथ पुलिस में चयन हुआ है। ये हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम एक साथ सेलेक्ट हुए बाप बेटा। तो मैं पहले आर्मी में जॉब करता था, आर्मी के जॉब करने के बाद मैं यूपी इसके साथ ही मैंने कोचिंग करी है। साहब सभी मेरे को बधाई दे रहे हैं, सब फोन कर रहे हैं कि बाप बेटा चयनित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि धौलाना थाना क्षेत्र के यशपाल और उनके बेटे शेखर पिता पुत्र की इस जोड़ी का एक साथ चयन एक मिसाल बन गया है। ये साबित करता है कि उम्र कोई बाधा नहीं होती जब इरादे मजबूत हों। वहीं बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बछड़ोता से गीता और साक्षी, ये दोनों सगी बहनें भी एक साथ यूपी पुलिस में शामिल हुई हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर एक दूसरे को मोटिवेट कर सफलता की एक कहानी, ये दास्तान लिखी है। इस सफलता को पाकर नेहा बेहद खुश है और उसने स्वयं अपनी सफलता की कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिसे सुनने के बाद लोग अपने हालात को कोसने के बजाय अपने जीवन में सफलता की कहानी लिख सकते हैं। सर मेरा नाम नेहा है, पोस्ट हापुड़ है हमारे और ग्राम निजामपुर है। हम कल लखनऊ गए थे। योगी आदित्यनाथ जी ने हमें जॉन लेटर दिया था। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है क्योंकि 60,244 किसी भी निष्पक्षता से पूरी हुई है ये भर्ती और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर हमारे पापा जी 2021 में उनकी डेथ हो गई थी, उनके कैंसर था तो हमारी मम्मी नहीं पाला था। हमारी मम्मी कहती थी कि जब नौकरी लग जाएगी बहुत खुशी होगी, यार तुम मेहनत करो। फिर हमने मेहनत भी करी, दोनों ने। पापा नहीं थे तो खेत का भी संभाला, घर का भी करा और पढ़ाई भी करी इसके साथ साथ। मुझे बहुत खुशी है। योगी आदित्यनाथ को बार बार धन्यवाद करती हूँ। जैसे आपको नौकरी मिली है तो आपकी माताजी कितनी खुश हैं और परिवार वाले कितने खुश हैं? बहुत खुश है क्योंकि सर हम वो हैं, हमारे खानदान में लड़के तो लगे हैं पर लड़की कोई नहीं है सर। हमारे खानदान में पहले लड़की है, हम दोनों लगे। तो दोनों बहनें एक साथ पुलिस में जा रही हैं आप? हाँ जी तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें। तो वहीं नेहा की बहन प्रभा ने भी अपनी सफलता की कहानी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती, अगर वो चाहें तो कुछ भी अपने दम पर हासिल कर सकती हैं। मेरा नाम तो प्रभा है, हम निजामपुर से रहने वाले हैं, हापुड़ जिले के। कल हम लखनऊ गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी की उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया है। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम दोनों सगी बहनें हैं, हमारा दोनों का नंबर आया है। हम 2021 में हमारे पापा जी की डेथ हो गई थी। जो कुछ किया हमारी मम्मी ने किया है, यहाँ तक हमें संघर्ष किया है। और योगी जी ने 60,244 भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती निकाल कर हमारे बहुत ही निष्पक्षता से ये भर्ती पूरी हुई है तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी है। आपके परिवार वाले कितने खुश हैं? आपकी माताजी जो हैं, गांव वाले जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार कितने खुश? सब बहुत ही खुश हैं। हमारे परिवार में सब रिश्तेदार गांव में बहुत ही खुश है कि हमारे राजपूतों में हम राजपूत हैं, हम पहली लड़की हैं जिनका नंबर आया है हमारे इधर से। तो हमारे क्या कहना चाहेंगे सूबे के मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को? हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत ही दिल से आभार करना चाहते हैं कि हमारे गांव निजामपुर की नेहा और प्रभा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपने को नहीं छोड़ती। पिता के निधन के बाद जब परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बहनों पर आ गई, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। खेतों में काम करने के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार यूपी पुलिस में एक साथ चयनित होकर अपने संघर्ष को सफलता में बदल दिया।
नेहा और प्रभा का यह सफर साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव, कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आज दोनों बहनों को उनके मेहनत का फल मिला है और पूरा हापुड़ इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। तो वहीं इस भर्ती में सफलता हुए यशपाल नगर की कहानी भी कम खास नहीं। यशपाल और उनके बेटे शेखर धौलाना थाना क्षेत्र से आने वाले इस पिता पुत्र की जोड़ी का एक साथ चयन अपने आप में ऐतिहासिक है। यशपाल ने खुद कहा कि उनके लिए ये दोहरी खुशी है क्योंकि बाप बेटा एक साथ वर्दी पहनने जा रहे हैं। ये उदाहरण बताता है कि अगर जज्बा हो तो उम्र या हालात कभी भी मंजिल की राह में रुकावट नहीं बन सकते। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।